इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे। आखिर इक्विलिब्रियम होता क्या है, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, आखिर रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आती हैं। अब इक्विलिब्रियम से क्या रिलेशन है इस केमिकल रिएक्शन का। नाउ इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज होता है किसी भी रिएक्शन में जब प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा मैनी मोर थिंग्स आर देयर, वो समय के हिसाब से चेंज नहीं करती हैं। दैट मीन्स प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर डज नॉट change with time. At that time we can say it's a stage of equilibrium. Now starting with equilibrium. Now it is the state where pressure, temperature, concentration, does not change with time. Does not change with time. Now ये डेफिनेशन तो होगी इक्विलिब्रियम की। Now आखिर केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, अब इसकी बात आती है। Now starting with chemical equilibrium. Chemical equilibrium. अब केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है इसकी बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, नाउ अगर रिएक्शंस हो रही हैं, अब रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट्स होंगे और कुछ प्रोडक्ट होंगे। रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब क्या होता है, ड्यूरिंग अ रिएक्शन रिएक्टेंट कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम? नाउ व्हेन कंसंट्रेशन of reactant or product does not change with respect to time, at that time we can say it's a stage of chemical equilibrium. That means कहने का यही मतलब है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज नहीं दिखेगा कुछ समय के बाद, यानी कि रिएक्शंस हो गई हैं, रिएक्शंस होने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है, कुछ समय के बाद वो इक्विलिब्रियम रीच करेंगे। और इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन है जहां पे कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज दिखेगा नहीं। एट दैट टाइम हम कहते हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। Now it is the state at which there is no change in concentration of reactant or product with respect to time. It is called chemical equilibrium. Now coming to what is chemical reaction. Now chemical reaction आखिर होता क्या है इसकी बात करेंगे। chemical reaction, now chemical reaction, अब एक रिएक्टेंट या फिर फर्दर मोर देन वन रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक नई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, हम इसे chemical reaction कहते हैं। When two or more reactant combine to form a product, then that stage is called chemical reaction. Chemical reaction is defined as when two or more reactant combine to form a product that is called chemical reaction.
Now let's see some examples of chemical reaction. Now C plus O2, it's forming CO2. Now H2 plus half O2, it's forming H2O. These are some examples of chemical reaction. Now आगे हम types of chemical reaction के बारे में पढ़ेंगे. Now types of chemical reaction, the first one, before that, types of chemical reaction. The first one is on the basis of phase. अब फेज के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट में बांटा गया है. द फर्स्ट वन इज homogeneous reactions. The another one is heterogeneous reactions. अब होमोजीनियस रिएक्शंस होते क्या हैं इसकी बात करते हैं. अब होमोजीनियस रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट फेजेस में होते हैं. अब फेज वैसे मेनली तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अब रिएक्शंस डिफरेंट स्टेट में होते हैं. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर वो डिकम्पोज कर रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO में और CO2 में डिकम्पोज होगा. ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. नाउ ये जो है सॉलिड और गैसियस स्टेट दोनों में है, तो इसमें कंपोजिशंस यूनिफॉर्म नहीं रहती हैं. यानी कि अगर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा इसमें फेज डिफरेंट रहती हैं, और अगर ये फेज होमोजीनियस होगा, अगर होमोजीनियस रिएक्शंस है उसमें फेज सेम ही रहता है. कहने का यही मतलब है फेज remains same. Like as for example, now फेज अगर सेम की बात कर रहे हैं तो कुछ रिएक्शंस लाइक N2 गैस प्लस 3H2 गैस, it's combined to form 2NH3. You can see all the reactants and product are in gaseous phase, are in same phase. Now heterogeneous reactions क्या होता है, इसमें फेज हमारा डिफर कर जाता है और कंपोजिशंस भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है. नाउ फेज will be different. Phase will be different. As for example, now CaCO3 in solid state, it will decompose to CaO solid plus CO2 in gaseous state. Now these are some examples of homogeneous and heterogeneous equilibrium. Now coming to another point of homogeneous, compositions remain uniform. We can write uniform composition. Now here will be non-uniform composition. कंपोजिशंस यहां यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे, यानी कि एक तरफ फेज सेम रहेगा, दूसरी तरफ फेज डिफरेंट होंगे. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हीट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. On the basis of heat, there are two types of reaction. The first one is exothermic. Now exothermic reactions क्या होता है? अब क्या होता है रिएक्शंस में
कभी कभी रिएक्टेंट को हीट की जरूरत है, यानी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है। इन दैट केस एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम यहाँ पे इसी की बात करने वाले हैं। एक तरफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एक तरफ एनर्जी रिलीज होगी इन फॉर्म ऑफ हीट। नाउ इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन heat is released. Heat is released during the reaction. Heat is released during the reaction. Now, अब यहां पे रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अनदर टर्म इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहां पे हीट एब्जॉर्ब होगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। नाउ देयर इज सम अनदर टर्म दैट वी यूज्ड इन दिस चैप्टर, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन, और यू मे से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट्स अ thermodynamic potential delta H. Delta H is negative here, and for endothermic delta H will be positive. Delta H here is change in enthalpy, change in enthalpy, change in enthalpy. The another one is, or you can say it's heat of reaction, heat of reaction. यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी एक तरफ रिलीज होगी, तो ध्यान रखना है इन चीजों का। ओके, कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिवर्सिबल एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की। रिवर्सिबल रिएक्शन होते क्या है, अब ध्यान रखना है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस हो रही हैं, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट इट्स रिएक्शन। अब ये हमेशा एक क्लोज कंटेनर में ही होगा, बट इरिवर्सिबल आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। विद इन अ सेकंड रिएक्शंस आर कंप्लीट। बट इसका कहने का क्या मतलब है कि एक लिमिटेड टाइम में रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम इसमें कहते हैं कि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। नाउ हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, और ध्यान रखिएगा इट इज ऑलवेज कैरिड आउट इन अ क्लोज कंटेनर, वो ओपन वेसल में होगा। रिवर्सिबल इट इज ऑलवेज कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल। नाउ कमिंग टू दिस टर्म, it is always carried out in open vessel. अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो मैंने क्या बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज कंटेनमेंट, यानी कि ये इनफाइनाइट टाइम लेगा। इसका मतलब अगर इनफाइनाइट टाइम ले रहा है तो रिएक्टेंट फुल्ली तरह कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, रिएक्टेंट जो भी होगा वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं होगा प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट cannot be completely converted into product. नाउ हम बात कर रहे हैं, अगर रिएक्टेंट कंप्लीट यहां नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या होगा कि रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट होंगे। ऑलमोस्ट रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट completely converted into products. Now आखिर रिवर्सिबल रिएक्शंस में ध्यान रखना है इस चीजों का कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा एक क्लोज कंटेनर में कैरी आउट हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ कंडीशन तो होंगी। अब ड्यूरिंग जब भी रिएक्शंस होगा, टेम्परेचर और प्रेशर यूनिफॉर्म रहता है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक, नाउ अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है
तो ये एक इनफाइनाइट टाइम लगी, इट विल टेक infinite time to complete the reaction, it will take finite time, to complete the reaction. ये हो गया. Now let's see some major differences in this topic. Now in reversible reactions it is, अब ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में मूव ऑन कर सकते हैं. इरिवर्सिबल रिएक्शन यूनि डायरेक्शन होता है, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा. यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैन मूव इन both direction. That means forward as well as backward, backward direction, Now on this side we can write reaction can move in one direction, और जो में से it's unidirectional. These are major differences between reversible and irreversible reactions. Now let's take an arbitrary equation like N2 plus 3H2. It's forming 2 times NH3. It's a reversible reaction. It can move in both direction. Now coming to this topic, example here, C plus O2, it's forming CO2. This is irreversible reaction. It is unidirectional. Now coming to next topic here, characteristics of equilibrium state. आखिर इक्विलिब्रियम स्टेट के कुछ कंडीशन भी तो होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है. आखिर कंडीशन तो होंगे, क्या हो सकता है? पहली चीज है कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन 2-3 हैं मेजर. तो मेजर हम कंडीशंस की ही बात करेंगे जिनसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. देखिए, अब एट इक्विलिब्रियम हमेशा ध्यान रखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. यानी कि इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज वेसल में अचीव हो पा रहा है, वो तभी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा. आखिर तभी वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा. तो दैट मीन्स इट कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equals to rate of backward reaction. This is the first condition. Now रेट होता क्या है? रेट के बारे में हम अगले स्टेज में पढ़ेंगे. आखिर रेट होता क्या है? रेट किसी भी चीज में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चाहे वो वेलोसिटी हो या फिर हम कहें कंसंट्रेशन. फिजिक्स में आप एक्सेलरेशन बताते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे रेट बताते हैं. नाउ एट इक्विलिब्रियम अनदर कंडीशन इज एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0. नाउ आखिर ये डेल्टा जी है क्या, इसकी बात हो रही है. एंथैल्पी तो हो गया था इससे पहले. एंथैल्पी क्या होता है? जस्ट हीट ऑफ रिएक्शन होता है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव होता है.
अब डेल्टा जी क्या है? अब ये एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है जिसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते हैं, और डेल्टा एच के बारे में यानी चेंज इन एंथैल्पी के बारे में भी हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते हैं। आखिर डेल्टा जी है क्या? अब डेल्टा जी एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब पावर। दैट मीन्स अब ये होगा, आपके पास कोई भी सिस्टम है, आप सिस्टम से हमें मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, तो उसे निकालने के लिए एक टर्म यूज किया गया, दैट इज डेल्टा जी। यानी कि ये एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है जो यूजफुल वर्क डन को बताएगा किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम से, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क हम कितना ले सकते हैं, इसकी बात करेगा डेल्टा जी। दीज आर टू मेजर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे एक और कंडीशन क्या कह सकते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंसंट्रेशन में चेंज नहीं दिखेगा, चेंज इन concentration of reactant and product remain the same, or you may say it's remain constant at equilibrium state. These are major condition of equilibrium state. Now, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। आखिर रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? हम आ गए हैं हम मेजर टॉपिक पे, तो स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से। आखिर रिएक्शंस हो रही हैं तो किस स्पीड से हो रही है? आखिर अगर इसके पास अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। दैट मीन्स कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन और टाइम का रिलेशन यहां पे जरूर होगा। आखिर रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, हम इसकी बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन राइट इट एज इन शॉर्ट ROR और स्मॉल r। ओके, स्मॉल r। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज change in concentration of reactant or product with respect to time, Now you can simply write it as rate of reaction is change in concentration with respect to time. That means we can write it as delta C upon delta T, और डेल्टा टर्म यूज होता है फॉर लार्ज डिफरेंस एंड स्मॉल d C by dt, एंड स्मॉल d जो होता है फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल यूज होता है, ये कम टाइम इंटरवल के लिए यूज होता है। अब देखिए इस तरह से ये तो नॉर्मल डिफिनेशन है। मैंने कहा था कि कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। अगर हम फिजिक्स में जाएं वहां पे हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन भी क्या है, एक रेट है जो बताता है वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे भी वही चीज है, कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें पढ़ना है। नाउ let us take an example like this example. Now you have a forming B, considered an irreversible reaction, rate of reaction for irreversible reaction. Now if you want to write the rate of this reaction, you will write it as delta C upon delta T. But if you are defining for reactant, suppose for a delta Ca, you will always use negative sign, and for product delta Cb by delta T. For product you always use positive sign, or you may write it as minus dCA upon dt, or positive sign with dCb upon dt. These are various ways in which you can write a rate of reaction. Okay, now suppose जो पता तो चल गया, अब रेट कैसे लिखते हैं देखते हैं। आखिर रेट
फॉर ये सिंपल रिएक्शन था, जब स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएंगे इन दैट केस हम रेट कैसे लिखते हैं। अच्छा ये बात बताइए कि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं, मैंने बताया नहीं, बट आखिर यूज क्यों कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। देखिए अब नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म यूज कर रहे हैं, इनके पीछे कारण है। अब समय के हिसाब से क्या होता है, रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता जाता है, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए तो नेगेटिव साइन प्लीज नोट डाउन, नेगेटिव साइन किस लिए यूज करते हैं इसकी बात करते हैं। नेगेटिव साइन डिनोट reactant is always consumed in a reaction, always consumed in a reaction, हमेशा रिएक्टेंट कंज्यूम होता है किसी भी रिएक्शन में, दैट्स वाई हम क्या कहते हैं नेगेटिव साइन लेते हैं। यानी कि धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होता है समय के हिसाब से घटता जाता है, कम होता जाता है, और जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता जाएगा। दैट मीन्स फॉर पॉजिटिव साइन डिनोट प्रोडक्ट इज ऑलवेज formed during a reaction, अब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ओके, नाउ कमिंग टू डिफरेंट स्लाइड। नाउ ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे कि अभी आपके पास रिएक्टेंट क्या था, रिएक्शन क्या था, ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ इन दिस केस क्या कहा, रेट आपने लिखना सीखा कि माइनस डेल सी ए अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा सी बी बाय डेल्टा टी। अगर रिप्रेजेंट करना है किसी भी ग्राफ पे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसकी बात करते हैं। नाउ लेट्स सी सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Now on this path, on y-axis we have concentration. On y-axis we have concentration. Now on this axis we have time. Concentration versus time graph is there. Now क्या कहा गया, अब इस रिएक्शन के दौरान तो ध्यान रखिए, यहां पे मैंने कहा कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब क्या होता है, स्टार्टिंग में जब भी रिएक्शन कोई भी स्टार्ट होगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होगा। अगर रिएक्टेंट है तो कुछ ना कुछ उसके पास कंसंट्रेशन होगा, दैट मींस इसके पास कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है एट द इनिशियल स्टेज। एट इनिशियल स्टेज यू हैव ओनली रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, समय के हिसाब से कंज्यूम होना स्टार्ट होता है, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। वैसे ही हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज कर रहा है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ऐसा है। अब धीरे धीरे ये कंज्यूम हो जा रहा है, यानी कि हम डिफाइन कर रहे हैं दिस इज फॉर रिएक्टेंट और दिस इज फॉर प्रोडक्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर इक्विलिब्रियम हम कब कहां कहेंगे, हमने देख लिया ग्राफ। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम कहां एग्जिस्ट कर रहा है तो आप बोलेंगे इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये गलत है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का चेंज नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स यहां तो कंसंट्रेशन चेंज होता हुआ दिख रहा है। अगर कंसंट्रेशन देखना है तो इस ग्राफ के सामने चले जाइए, अब क्या हो रहा है कि इस ग्राफ में कंसंट्रेशन की बात करेंगे, ये पूरे कंसंट्रेशन को टर्म दिखा रहा है ना, क्योंकि हम y एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन। नाउ अब यहां से, अब देखिए यहां से कुछ लाइंस पैरेलल होती जा रही हैं। अब ये स्टेज जो है, ये लाइंस जो हो रही है ये पैरेलल होती जा रही है,
ठीक है। और यहां पे हम बात कर रहे थे एस लाइन की प्रोडक्ट। अब ये भी कुछ कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, तो इसके बाद वाला टाइम जो होगा ये इक्विलिब्रियम को बताएगा, इक्विलिब्रियम को बताएगा, ठीक है। यानी कि अब इसके बाद रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है, तो हम इस टाइम के बाद कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेज रीच कर गया है। फर्दर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस जगह पे हम नहीं कह सकते कि इक्विलिब्रियम पे है। इस पॉइंट पे क्या होगा, कुछ पल के लिए, फॉर फ्यू टाइम, फॉर फ्यू सेकेंड्स यू कैन से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन द सेम। यहां पे कांस्टेंट सेम रहेंगे, क्योंकि इसके बाद इसके सामने अगर ड्रॉ करें तो यहां पे कुछ पल के लिए कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अब टाइम जैसे प्रोसीड कर रहा है तो ये तो चेंज होता दिख रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम के नहीं है। इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इक्वल हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। अब रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं। नाउ A of consider an reversible reaction. A of A plus B of B, B of B. Let's take a simple reaction, A forming B. Let's see first a simple reaction. For reversible reaction, it is always carried out in a closed container, and it cannot be completely converted into product. I have already told that. Now, if you want to write the rate of this reaction, how you can write it as? Now, here you have to define K forward and here you have to define K backward. अब ये रिएक्शन दो डायरेक्शन प्रोसीड कर रहा है, एक फॉरवर्ड और दूसरा बैकवर्ड। Now, if you want to write rate of forward reaction, you can write it as minus d CA by dt, or you may write it as minus delta CA upon delta T. Rate of backward reaction, if you want to say, you can write it as, for this my backward reaction plus dCB upon dt here plus dCB delta CB upon dt. Now at equilibrium भी क्या होगा, दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं हम। अब यहां पे रिएक्टेंट अब दोनों की डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पे हम अगले स्टेज में सीखेंगे वो जो कि लॉ ऑफ मास सेक्शन को बताएगा। ये तो सिंपल था कि हम रेट के बेसिस पे डिफाइन कर रहे थे। नाउ आगे चलें, लॉ ऑफ मास एक्शन इसकी बात करें। नाउ कुछ पॉइंट्स यहां बताता हूं। दैट मींस अब हमने इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ तो लिया था, अगर थोड़े टफ रिएक्शंस आएंगे तब क्या कहेंगे। नाउ लेट्स से एन एग्जांपल, लाइक इफ यू हैव A of A, it's forming B of B. Let's just take it for irreversible reaction. If you might, अगर लिखना चाहें इसके लिए रेट तो क्या लिखेंगे, तो रेट फॉर दिस रिएक्शन, you may write it as minus 1 by A स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी होगा, यानी कि रिएक्टेंट से लगा हुआ टर्म सामने वाला जो टर्म होगा दैट इज स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो 1 by A dCA upon dt फॉर प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन हमेशा यूज करेंगे, दैट मीन्स 1 by B dCB upon dt टर्म यूज कर सकते हैं। यानी कि ध्यान रखना है कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब भी आएगा तो क्या होगा, उसे हमें रेसिप्रोकल में लेना पड़ेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब एक क्या होता है कि फॉर रेट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, ये भी बताया जाता है। ओके, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया यहां पे। अब बात कर रहे हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन की। लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। अब एक साइंटिस्ट थे गुलबर्ग एंड वागे, उन्होंने बताया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
वहां तक तो रेट हम डिफाइन कर रहे थे बस सिंपल नॉर्मल डेफिनेशन पे, बट थ्रू ऑब्जर्वेशन ऐसा कहा गया गुल्डबर्ग एंड वागे। आगे स्टेटमेंट में क्या लिखा है एक बार देख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नाउ सी दिस, ये बात है। नाउ इफ यू हैव फॉर irreversible reaction, let's see for irreversible, according to Goldberg and Waage, rate is directly proportional to concentration of reactant raised to the power stoichiometric coefficient. Rate is directly proportional to concentration of reactant power stoichiometric coefficient, ऐसा कहा गया Goldberg and Waage के थ्रू। नाउ अब जब दोनों रेट के प्रोपोर्शनल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो एक कांस्टेंट टर्म यूज करना पड़ेगा, दैट इज के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, इस चीज का ध्यान रखना है। अब इस तरह से हम हमेशा किसी भी रिएक्शन की रेट लिख सकते हैं। रेट हम दो तरीके से लिखेंगे, इससे पहले dc by dt हमने पढ़ा है, दूसरा रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ऐसा गुल्डबर्ग एंड वागे ने कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, यानी कि ये भी कहा गया है किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्लियर है यहां तक? ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें, वहां पे हम ज्यादा चेंज नहीं देख पाए, बट यहां पे चेंजेस होंगे। अब देखिएगा सर, अब हम रेट की बात करें, अब हमेशा ध्यान रखिए ऐसे रिएक्शन के लिए रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिफाइन करेंगे, रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू गुल्डबर्ग एंड वागे कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का लेना है। नाउ कंसंट्रेशन, अब यू कैन राइट इट एज केयर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, ऐसा लिख सकता है ना, अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले। नाउ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, हियर यू कैन टेक केबी, यानी कि ये केएफ और केबी है क्या, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, रेट कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, तो वेट करिए। केबी कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी, ऐसा कह सकते हैं। अब क्या कहा गया था कि कुछ देर पहले मैंने बताया था एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसा बताया था। अब दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, क्या कहता है कि दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, concentration of B to the power B, that is equals to KB concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, ऐसा ही लिखा है, ऐसा लिखा है। ओके, नाउ अब ध्यान रखना है कि KF अपॉन KB, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड लेंगे, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, तो ये क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B, ऐसा लिख सकते हैं। और इसे ही कहा गया, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसका ध्यान रखना है, यानी कि यहां से यही पता चला इन शॉर्ट वे, अब किसी भी रिएक्शन के लिए अगर डिफाइन करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो सिंपली अगर देखें ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, तो ध्यान रखिएगा कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। आगे चलता है। नाउ फॉर यूनिटरी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर यूनिटरी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, एट दैट कंडीशन इफ यू वांट टू डिफाइन के इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी अपॉन ए। अब बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं किया, स्टोइकोमेट्रिक अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब 1 होता है, तो पावर 1 लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसकी बात हो गई। आइए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, केपी एंड केसी की बात करेंगे। अब
Kp और Kc, आखिर ये टर्म क्या है? यानी कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, थोड़ी देर पहले पढ़ा K इक्विलिब्रियम। नाउ यहाँ पे Kp है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन की बात करेगा। यानी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें। अब Kc जब भी डिफाइन करेंगे तो Kc कंसंट्रेशन के टर्म में, तो आप लिखेंगे सिंपल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और यहाँ पे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है आपके पास? A और B टू द पावर B, ऐसा लिख सकते हैं। अब यही Kc है, अब K क्रीम भी यही है, ठीक है, यही कहना चाह रहा था, बस हो गया। आइए Kp की बात करते हैं, आखिर Kp क्या होता है। नाउ फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हम कहते हैं कि Pv इक्वल्स टू nRT होता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस होते क्या है? नेचर में आइडियल गैसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो भी हम स्टडी करते हैं तो हम नेचर में कहते हैं, नेचर में सब के सब रियल गैसेस हैं, बट हम आइडियल गैसेस एक हाइपोथेटिकल गैस है, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। नाउ वहीं से ये आया इक्वेशन Pv इक्वल्स टू nRT। नाउ यहाँ पे ध्यान रखना है, अब यहाँ पे क्या क्या है टर्म्स, आप लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू n बाई वी आर टी, n by Vrt. Now number of moles per unit volume is concentration. Since concentration is number of moles per unit volume, ऐसा होगा। इसकी बात करें, Now हमने ये लिख लिया, तो अब at constant temperature, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो R भी कांस्टेंट होगा, यानी कि कंसेंट्रेशन जो होगा P भी वही होगा। तो इसका मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू C हो जाएगा, या जो मैं राइट इट एज P is directly proportional to C at constant temperature. Now directly you can write it as P is directly proportional to C. Now what you have defined earlier Kc. Now Kp क्या हो जाएगा? वैसे ही हम डिफाइन करेंगे Kp. Now K equilibrium is Kp is P. पार्शियल प्रेशर किसका लेना है? नाउ यहां पे हम बात कर रहे थे इससे पहले कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन के टर्म में, अब प्रेशर के टर्म में बात करेंगे। अब हर एक रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का इंडिविजुअल प्रेशर होगा, हम उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। यानी कि हर एक गैस की कुछ ना कुछ प्रेशर होती है, यानी कि इंडिविजुअल गैस की प्रेशर कुछ ना कुछ होगी, हम उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। जैसे कि हम कहते हैं कि नेचर में एयर है, एयर में N2 और O2 मेजर अमाउंट में होता है, तो हम अगर N2 का प्रेशर अगर डिफाइन कर रहे हैं तो दैट इज पार्शियल प्रेशर, और अगर ओवरऑल प्रेशर की बात करेंगे तो दैट मीन्स वो टोटल प्रेशर होगा, या फिर इक्विलिब्रियम प्रेशर कहते हैं उसे। पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होता है, तो वैसे ही हम प्रोडक्ट के लिए क्या लेंगे? Pc इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ये लिया। अब ध्यान रखिएगा उसी रिएक्शन के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, तो वहां पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी था, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा, तो यहां C, यहां D, यहां पे A, यहां भी B हो जाएगा। तो Kc और Kp मिल चुका है, यानी कि आप इस चैप्टर में फॉर्मूला लर्न नहीं कर सकते, आपको पूरा स्टेप थ्रू आउट गो थ्रू करना पड़ेगा। ज्यादा टफ नहीं है, ये इजी है। नाउ रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc की बात करते हैं। अब Kp और Kc हमने देख लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की बात कर रहे थे, Kp और Kc। अब P इज इक्वल टू CRT होता है, तो हम क्या डिफाइन कर रहे थे? Kp इज इक्वल टू, यहां पे P किसका? C का टू द पावर C। यहां पे हम डिफाइन कर रहे थे P D का टू द पावर D। यहां पे क्या डिफाइन कर रहे थे? P ऑफ A टू द पावर A, P ऑफ B टू द पावर B, ये डिफाइन कर रहे थे। अब P इज इक्वल टू CRT लिख सकते हैं, नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन ऑफ CRT टू द पावर C, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ D RT टू द पावर D लिख सकते हैं ऐसा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A RT ART to the power A, concentration of B BRT to the power B, ये लिख सकते हैं B।
ऐसा लिख सकते हैं। नाउ RT 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 सब में कांस्टेंट है, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B, ऐसा मिल जाएगा। ऐसा मिल गया हमें। लेकिन RT भी तो था, RT सब में कांस्टेंट है, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है, एंड डिवीजन माइनस होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं RT टू द पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, तो यहां से हमने ये डिराइव कर लिया है Kp और Kc। अब डेल्टा Ng से हम इसे रिप्लेस करेंगे। अब ये टर्म तो आ गया है हमें, Kp का रिलेशन आ गया, Kp और Kc के टर्म में एक स्टेप में पहुंच जाएंगे। अब डेल्टा Ng क्या डिफाइन किया गया है? डेल्टा Ng सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी होगा उनको ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए रिएक्टेंट का जो भी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसके साथ, तो आपको डेल्टा Ng मिल जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि Kp इज इक्वल टू Kc। इसे Kc तो हमने डेराइव कर लिया है, अब इसे हम RT लिख सकते हैं, RT टू द पावर डेल्टा Ng भी लिख सकते हैं, डेल्टा Ng लिख सकते हैं। और इनमें रिलेशन आ चुका है। इनमें कई बार सिंपल हर बार क्या होता है, 1 से 2 साल में क्वेश्चन आता है डायरेक्टली इस इक्वेशन से। अब क्या होगा कि टेम्परेचर दे देंगे, एक रिएक्शन दे दिया जाएगा, अगर हुआ तो Kc भी दे सकते हैं, या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे देंगे, आपसे Kp पूछेंगे, या फिर हो सकता है कि वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, RT के टर्म्स में भी पूछ लेते हैं समटाइम्स। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या कहा जा रहा है इसमें? गिवन रिएक्शन है SO2 प्लस O2 से SO3 बन रहा है। अब किसी भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या हो रहा है? द पार्शियल प्रेशर आर दिस, ओके। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp बताना है कितना होगा, ये जेईई में 220। ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं, ये तो मैंने थोड़ा सा टफ उठाया है। देखिए Kp की बात करते हैं। Kp क्या होता है? Kp मैंने क्या कहा था प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट यहां पे क्या है? SO3 है। अब ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो गिवन डाटा लिख लें, तो सिली मिस्टेक से बच जाएंगे। तो क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 कितना है यहां पे? 45 kPa, ओके। पार्शियल प्रेशर किसका? O2 का। O2 का कितना है? 530 PA है। आप कहां मिस्टेक करते हैं? यूनिट कन्वर्जन में। यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखिए, आंसर KPa इनवर्स में पूछा गया है, तो आप सबसे पहले कन्वर्ट ही कर लीजिए। तो यानी कि 0.53 kPa लिख सकते हैं इसे। ठीक लिया? बस ये था सिंपल क्वेश्चन, इसी को तो पकड़ना था, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 की बात करें, SO3 कितना है? 43 kPa। ठीक है, यूनिट पे ध्यान रखिएगा हमेशा, सिली मिस्टेक से बच जाएंगे। अब क्या है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, रिएक्शन ये था, ओके। नाउ Kp इज डिफाइंड एज, Kp अगर डिफाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 डिवाइडेड पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब रिएक्शन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा ध्यान रखेंगे, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है प्रोडक्ट का? 2, तो प्रोडक्ट का पावर 2 कर लीजिए ना। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका? रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट में SO2 का कितना है? 2, और इसका कितना है? 1। अब क्या है, वैल्यूज पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। P ऑफ SO3 कितना है? 43, तो 43 स्क्वायर डिवाइड बाय P ऑफ SO2 45 स्क्वायर। नाउ P ऑफ O2 की बात करें, O2 कितना है? 0.53, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसे लास्ट करते हैं, पे एंड अप करते हैं। अगले सेशन में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आखिर बहुत सारे केसेस हैं, एट द एंड हम ली चैप्टर प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ेंगे। सो आज एनफ फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।